नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का फॉर्मूला गुरु में। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि उसमें लगातार वृद्धि होती रहे, लगातार वो बढ़ता रहे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक तरह के म्यूचुअल फंड की जिसमें कि निवेश पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि वहाँ रिटर्न भी बाकी फंड्स के मुकाबले काफ़ी शानदार देखने को मिले। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पैसिव म्यूचुअल फंड्स की। आखिर में ये पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? एक्टिव या पैसिव? किस फंड में निवेश ज़्यादा सुरक्षित है? पैसिव फंड में सेक्टर चुनते समय किन बातों का रखें ध्यान? साथ ही साथ पैसिव फंड में किस तरह के निवेशकों को निवेश करना चाहिए और जिस तरह के शानदार रिटर्न देखने को मिले हैं, क्या वो आगे भी देखने को मिलेंगे? पैसिव फंड पर आज हम करेंगे 360 डिग्री चर्चा बड़े विस्तार में। लेकिन आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले उन महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिनके जवाबों के माध्यम से आज हम पैसिव म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर गुत्थी सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो एक एक करके फटाफट जरा उन सवालों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले तो बेसिक समझेंगे कि आखिर में क्या होता है पैसिव फंड और ये आखिर में एक्टिव फंड से अलग किस तरीके से होता है, क्या कुछ इसकी खामियां हैं, क्या कुछ इसके प्लस पॉइंट है, ये हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको बताएंगे कि आखिर में म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो कौन कौन से विकल्प हैं और पैसिव फंड किस तरह का फंड होता है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पैसिव फंड में पिछले 2-3 साल में शानदार जो रिटर्न देखने को मिले हैं। हमने देखा कि बहुत सारे फंड ऐसे रहे हैं जहाँ पर कि 27, 28, 30% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं। आखिर में उसके पीछे कारण क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से इस तरह के रिटर्न देखने को मिले हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि आखिर में पिछले 1-2 सालों में पैसिव फंड की संख्या काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दी है, बल्कि यूँ कहें कि 2 गुने से ज़्यादा होती हुई दिखाई दी है। इसके पीछे क्या कारण है? आखिर में नए नए फंड्स पैसिव के अंदर आ क्यों रहे हैं? क्या बहुत ज़्यादा जो रुझान है निवेशकों का इसकी वजह से हो रहे हैं? ये समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। अगला महत्वपूर्ण सवाल कि पैसिव फंड में निवेश करते समय सेक्टर का चुनाव कैसे करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका उत्तर हम अपने जब फॉर्मूला गुरु से लेंगे तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। महत्वपूर्ण सवाल 5वां भी है कि आखिर में क्या जो निवेश बढ़ रहा है पैसिव फंड में, इसके पीछे क्या कारण ये है कि यहाँ पर निवेश ज़्यादा सुरक्षित है, यहाँ पर क्या रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, ये आखिर में निवेश बढ़ता हुआ दिखाई क्यों दे रहा है। छठा महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर में अगर पैसिव फंड में पैसे लगा रहे हैं तो आखिर में अपना नज़रिया कितना रखें, 2-4-6 महीने का, 5-6 सालों का, 1-2 सालों का नज़रिया क्या रहना चाहिए, इस पर ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भी हम समझेंगे अपने आज के फॉर्मूला गुरु से। अगला महत्वपूर्ण सवाल ये कि किस तरह के निवेशकों को पैसे फंड में ज़्यादा निवेश करना चाहिए, वो जो ज़्यादा जोखिम चाहते हैं या फिर वो जो एक सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसका भी उत्तर हम अपने फॉर्मूला गुरु से लेंगे आज। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा रिस्क यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं, बड़े रिस्क क्या क्या होते हैं और क्या इसमें पैसे लगाने चाहिए भी नहीं कि या नहीं लगाने चाहिए, ये हम समझेंगे 8वें सवाल में। और आखिर में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने एक पोर्टफोलियो बनाया है तो पैसिव फंड की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये हम डिटेल में समझेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। और साथ ही साथ कुछ अच्छे पैसिव फंड पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि कहाँ पे पैसे लगाए जा सकते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु, फिनसेफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मृण अग्रवाल जी से। मृण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और म्यूचुअल फंड दुनिया के बारे में जो आपकी जानकारी है उससे हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। तो इस बार फॉर्मूला गुरु का जैसे चयन हुआ कि इस बार हम म्यूचुअल फंड पर बातचीत करेंगे, तो आपका जो है निमंत्रण आपको भेजा गया, क्योंकि आपसे बेहतर म्यूचुअल फंड को कोई समझता नहीं है। पहला प्रश्न मैम यही होगा, जनरल सवाल, उसके बाद आज की थीम पर आएंगे कि हमने जो आंकड़े देखे हैं एमपी की तरफ से रिलीज़ होते हैं उसमें हमने देखा कि अप्रैल महीने के अंदर इक्विटी फंड में जो निवेश है वो 4 महीने के निचले स्तर पर पहुँच गया। हालांकि ये भी हमने देखा कि लगातार म्यूचुअल फंड की तरफ से निवेश बना हुआ है, लेकिन हाँ, जब मार्च में रैली शुरू हुई बाजार के अंदर तो फिर म्यूचुअल फंड जो है वहाँ पे निवेश थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया, 68% घटा है। कारण आप क्या मान रही हैं कि बाजार की रैली में लोग मुनाफा वसूल कर रहे थे, या कारण आपकी नज़र में क्या देखने को मिल रहा है? तो नमस्ते विपुल। और अब यही देखने को मिलता है कि जब मार्केट डाउन हो जाता है तो लोग पैसे निकालने शुरू कर देते हैं या अपनी एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। मुझे काफी सवाल आते हैं कि अब मैंने निवेश किया था 1 साल पहले, 6 महीने पहले, और मेरा
मुझे मुनाफा नहीं हुआ है अभी तक, तो बने रहें या हम अब निकल जाएं या एसआईपी बंद कर दें। तो आई थिंक मेनली यही कारण होता है कि जब मार्केट फ्लैट रहता है या जब मार्केट गिरता है तो लोग अपनी एसआईपी रोक देते हैं, और जब मार्केट फिर से बढ़ जाता है तो सब एसआईपी में डालना शुरू कर देते हैं। जी, चलिए तो फिर मैम बात की जो हमने तमाम प्रश्न रखे हैं आपके सामने, एक एक करके उनके उत्तर लेते हैं, आज की थीम पर लौटते हैं। और पैसिव फंड का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं मैम आज, क्योंकि हमने जिस तरह का इंटरेस्ट यहाँ पर देखा है, जिस तरह के रिटर्न देखे हैं, अगर हम देखें निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड ने 3 साल में 27% का रिटर्न दिया है, एक साल में करीब 16%। LIC म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड ने 27% का रिटर्न दिया है, एक साल में 15.5%। तो ऐसे एक फहरिस्त काफ़ी लंबी है कि जहाँ पर हम 30% तक के रिटर्न देख रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए मैम कि आखिर में ये पैसिव फंड होते क्या हैं, और क्योंकि बहुत सारे नए निवेशक हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं और वो अपना नया निवेश करना चाहते हैं, तो पहला प्रश्न तो यही होगा कि आखिर में पैसिव फंड होते हैं, क्या होते हैं, और ये एक्टिव फंड जो होते हैं इनसे अलग कैसे होते हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो सबसे पहले जो पैसिव फंड होता है उसका ये मतलब है कि वो एक इंडेक्स को फॉलो करता है, लाइक फॉर एग्जांपल सेंसेक्स या आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया, या मिड कैप का इंडेक्स हो गया। तो जो इंडेक्स है वो ही स्टॉक्स उसी परसेंटेज में खरीदे जाएंगे। और इसमें फंड मैनेजर का ज्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि जो इंडेक्स होता है, जो इंडेक्स में जो स्टॉक्स होते हैं और जो परसेंटेज के हिसाब से स्टॉक्स होते हैं वो ही फंड मैनेजर को खरीद के रखने हैं। तो इसमें कुछ फंड मैनेजर का अपना जो व्यू है किसी स्टॉक या किसी सेक्टर पर, वो इस फंड में वो लागू नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड देखें तो ये वो फंड है जिसमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना परसेंटेज कौन से स्टॉक या कौन से सेक्टर में जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी में बैंक्स का बहुत अच्छा एक्सपोजर है, मे बी फंड मैनेजर मे नॉट टेक दैट एक्सपोजर इन एक्टिव फंड। तो ये एक्टिव फंड जो होता है इसमें फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो कौन से स्टॉक या कौन से सेक्टर में कितना एक्सपोजर लेना चाहते हैं। बट इंडेक्स फंड में इंडेक्स के हिसाब से ही उनको स्टॉक और सेक्टर में एक्सपोजर लेना पड़ता है। ठीक है, तो मोटे मोटे ये बात समझ लीजिए आप लोग कि आखिर में एक्टिव फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग शेयरों में जो है निवेश करते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए निवेश करते हैं। जबकि इंडेक्स फंड में मान लीजिए कि अगर आपने आईटी में निवेश किया है तो जैसे आईटी का ओवरऑल आईटी इंडेक्स का रिटर्न रहेगा उसी तरह के रिटर्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है, जबकि एक्टिव फंड में ऐसा हो सकता है कि आपको बेहतर रिटर्न मिले या फिर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। अगला प्रश्न मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में पिछले कुछ सालों के अंदर, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, जिस तरह का शानदार रिटर्न देखने को मिला है उसके पीछे क्या आप कारण क्या मानती हैं? क्या मतलब कुछ एक इंडेक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया इस वजह से, या फिर क्या वजह रही कि इतना रुझान भी बढ़ रहा है और साथ साथ रिटर्न काफ़ी अच्छे देखने को मिले? खासतौर से अगर हम 5 साल के रिटर्न को छोड़ दें तो कम से कम 3 साल तक के रिटर्न तो काफ़ी शानदार देखने को मिले ही हैं। देखिए, रिटर्न तो मार्केट के हिसाब से ही मिलेगा क्योंकि ये मार्केट लिंक रिटर्न है। और अगर हम दूसरी कैटेगरीज के अगेंस्ट भी कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वगैरह भी देखते हैं तो उसमें भी आपको रिटर्न अच्छा ही दिख रहा है। वो तो बिकॉज मार्केट की वजह से, जैसे मार्केट परफॉर्म करता है वैसे ही ये फंड्स में परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से ही आपको परफॉर्मेंस दिख रही है। तो मैम ये मान के चलें कि आखिर में ये 3 साल का जो रिटर्न शानदार देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कोविड के समय जो बाजार गिरा था उसके बाद से जो रिकवरी आई है उसमें पूरा बाजार चला, और कहीं ना कहीं जो तमाम इंडेक्स थे वो भी चले, तो उसकी वजह से लोगों के अच्छे पैसे बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब जो है अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न मैम ये है कि पिछले अगर हम 1-2 साल के अंदर देखें तो जो संख्या थी पैसिव फंड की वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है, और कम से कम ये नंबर 2.5 गुने से ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले विकल्प कम होते थे, अब काफ़ी ज़्यादा विकल्प खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह मान रही हैं? और ख़ासतौर से भारत के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे पैसिव फंड, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह आप क्या मानती हैं मुख्य रूप से? जब मैं एक्चुअली इन्वेस्टर से बात करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि इसकी पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसके बारे में
काफी ज्यादा बातचीत हो रही है, वेदर आप मीडिया में देखें, ऑल द स्टेक होल्डर्स, वेदर इट इज द म्यूचुअल फंड्स themselves, द रेगुलेटर, इन द मीडिया, काफी सारा पैसिव फंड्स के ऊपर बातचीत हो रही है। एनीवे वर्ल्ड अगर अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर लोग पैसिव फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, और इस वजह से ये अभी अडॉप्शन इंडिया में भी हो रहा है। एंड इसका एक और कारण है कि ऑफ कोर्स ये लो कॉस्ट भी है, तो ये भी एक बात है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। और एक और बात ये है कि काफी सारे लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है चुनने में कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुने, इतनी सारी स्कीम्स हैं। अब ये इतनी सारी स्कीम्स में कौन सा म्यूचुअल फंड में हम निवेश करें, ये भी लोगों को चुनना बहुत मुश्किल होता है। तो काफी लोगों का ये मानना है कि why don't we just bet on the India story, and the best way to do that is by investing in an index fund. सर मैम, आपको ये लगता है कि जिस तरीके से एयूएम बढ़ रहा है पैसिव फंड को लेकर के, ये अभी आने वाले समय में ये क्रेज़ अभी बना रहेगा? क्योंकि जैसा अभी आपने जिक्र किया कि ग्लोबल स्तर पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है, भारत में वैसा नहीं पहले देखने को मिला, तो अब आपको लगता है कि आकर्षण अभी और बढ़ेगा? हाँ, मुझे तो लगता है कि बढ़ेगा, बिकॉज इंडिया में अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास नहीं जाते हैं। आई मीन दे डोंट टेक फॉर्मल फाइनेंशियल एडवाइस, जो खुद से इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो DIY इन्वेस्टर्स हैं जो सब खुद से कर रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी संख्या है। एंड आई फील कि जो लोग खुद से डिसाइड कर रहे हैं, अगेन बहुत सारे ऐसे लोग भी पैसिव फंड्स में जा रहे हैं। हाल ही में काफी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि एक्टिव फंड्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है कंपेयर टू द बेंचमार्क। सो इन सब वजह से भी आई फील कि इंडेक्स फंड्स की पॉपुलैरिटी तो बरकरार रहेगी। जरा ये ग्राफिक्स को जरा फुल स्क्रीन में एक बार दिखा दीजिए एक बार, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं ये कि आखिर में निवेश किस तरीके से बढ़ा है पैसिव फंड के अंदर, खासतौर से चाहे वो ETF हो। 4 साल में जो है पैसिव फंड के अंदर हमने देखा कि बड़ा निवेश देखने को मिला है, और ये टोटल ओवरऑल जो पैसिव फंड है, इंडेक्स फंड का जो AUM है, वो 36% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। जबकि ETF के अंदर हमने देखा कि AUM में 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि एक्टिव फंड में ये ग्रोथ सिर्फ 17% की रही है। 31 जनवरी 2023 तक ETF इंडेक्स फंड की संख्या 305 हो गई, जबकि 31 जनवरी 2022 तक ETF इंडेक्स फंड की संख्या महज 196 थी। और 2022 मार्च तक हमने देखा कि डबल हुए थे, और अब 2023 में और भी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 3 साल का रिटर्न अगर लार्ज कैप फंड की बात करें तो करीब 23.72% देखने को मिला है औसत रिटर्न, और निफ्टी को ट्रैक करने वाले इंडेक्स फंड ने 3 साल में करीब 25% तक का रिटर्न दिया है। तो ये वो तमाम कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैसिव फंड में निवेश काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है मैम कि जब हम पैसिव फंड में निवेश करते हैं तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? किसी को निफ्टी पसंद आता है, किसी को, अब हमने देखा कि बैंक इंडेक्स ने जिन्होंने भी पैसे लगाए होंगे बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिले, और कम से कम 2 साल 3 साल के अगर रिटर्न देखें तो वहाँ पर 30-35% के आसपास तक के रिटर्न देखने को मिले। तो सेक्टर का चुनाव कैसे किया जाए? ये क्या गट फीलिंग पे जाना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए कि अगर मैं 2-4 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ तो क्या मुझे बैंक इंडेक्स में डायरेक्ट पैसे लगाने चाहिए इंडेक्स फंड के लिए, या मुझे IT में जाना चाहिए, या फिर सीधे निफ्टी 50 में जाना चाहिए? ये कोई इसका क्राइटेरिया है मैम, या फिर एक्सपर्ट की ही सलाह लेनी चाहिए इसमें? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी बात जो है कि जब हम या वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन एक्टिव या पैसिव फंड, जो आपके बेसिक्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के वो सेम रहते हैं। तो आपका बेसिक्स यही होता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आपको ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। एंड दूसरी बात ये है कि हम अगर इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म होल्डिंग होनी चाहिए। तो पहली जो मैं बात बोल रही हूँ, अगर हम सेक्टर फंड की तरफ देखें या अगर हम सेक्टर्स की तरफ जाते हैं, तो इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और हमें मालूम नहीं है कि कल ये सेक्टर परफॉर्म करेगा या नहीं परफॉर्म करेगा। तो एक्चुअली मैं सेक्टोरल इंडेक्स के हित में नहीं हूं, और मैं यही कहूंगी कि आप जो वेल डाइवर्सिफाइड निफ्टी 50 या निफ्टी 500 इंडेक्स फंड जो है उसी में ही निवेश कीजिए, क्योंकि उसमें ही आपको सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे। तो आपको अलग अलग से सेक्टर मतलब सेक्टोरल इंडेक्सेस इंडाइसेस ढूंढने की जरूरत नहीं है।
आप एक डाइवर्सिफाइड निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 में ही कर लीजिए, उसी में ही आपको सब अच्छे सेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपनी रिसर्च करेंगे, तमाम चीज़ें, हो सकता है आपकी रिसर्च गलत साबित हो, उससे अच्छा ये है कि अगर आपको इंडेक्स फंड में ही लगाना है तो निफ्टी 50, निफ्टी 500, जो तमाम जो विकल्प मिंट जी की तरफ से बताए गए हैं उस पर आप फोकस करें, जिससे आपको न सिर्फ जो है शेयर बाज़ार के रिटर्न का फ़ायदा भी मिलेगा, बल्कि आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाई रहेगा, अलग अलग तरह के क्षेत्रों में निवेश आपका बना रहेगा। मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर हमारे पास आता है कार्यक्रम के दौरान कि पैसिव फंड क्या एक्टिव फंड के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, और क्या मैम इसी वजह से लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है? लोगों को लगता है कि अगर इंडेक्स चलेगा कम से कम इतने परसेंट तो रिटर्न मिल ही जाएंगे। अगर इंडिया के इकॉनमी पे लोगों को भरोसा है तो क्यों ना हम सीधे जो है निफ्टी 50 में ही लगा दें। तो क्या एक्टिव के मुकाबले पैसिव फंड ज़्यादा सुरक्षित है, इस वजह से निवेश बढ़ रहा है? एक्चुअली ये बहुत बड़ी मिथ है कि जो पैसिव फंड्स हैं वो एक्टिव फंड से ज्यादा सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ये बिल्कुल बात सच नहीं है। दोनों ही मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोनों में ही आपको मार्केट लिंक रिटर्न आएगा। डिफरेंस ये है कि पैसिव फंड्स में कॉस्ट कम रहती है कंपेयर टू द एक्टिव फंड्स, बट नोवेयर कैन यू से कि ये वाले फंड्स ज्यादा सुरक्षित रहेंगे या ये वाले फंड्स ज्यादा रिटर्न देंगे। वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन से फंड्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट यस, जिन लोगों को मुश्किल होती है फंड चूज करने में, और जो सोचते हैं कि अगले 20-30 साल अभी इंडिया के फेवर में हैं, तो व्हाई डोंट वी जस्ट प्ले दिस गेम, देन फॉर देम इंडेक्स फंड इज अ ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंडेक्स भी बढ़ेगा। जी, अगला महत्वपूर्ण सवाल मैम उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा मैम ने बताया है कि सस्ते हैं पर अच्छे हैं, इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो है सस्ता मान के चलिए, सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, ये जो है इसकी गारंटी नहीं है। अगला प्रश्न, पैसिव फंड में निवेश करते समय मैम जो अपना नज़रिया है, जो आउटलुक है, वो कितना लंबा रखना चाहिए? क्योंकि अब मान लीजिए कि अब जैसे पिछले 3 साल के रिटर्न की हम जैसा बात कर रहे थे, वो तो 30% देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम 5 साल के रिटर्न देखते हैं वो दोबारा 10% 12% के आसपास आ जाते हैं। तो क्या पैसिव फंड में निवेश करते समय अपना नज़रिया छोटी अवधि का रखना चाहिए, 1-2 साल 3 साल का ही रखना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कोई भी निवेश लंबे समय के लिए ही ज़्यादा बेहतर होता है? अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो वो लंबे समय के लिए ही है। मिनिमम आपको 7 साल का पीरियड रखना पड़ेगा। अब आपको 3 साल में अच्छे रिटर्न आए हैं, ये आपका लक है। बट जैसे कि आपने ही कहा कि 5 साल के रिटर्न अगर हम देखते हैं तो वो इतने बढ़िया नहीं है। तो ये उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। और एक 3 साल के रिटर्न के बेसिस पर हम ये नहीं सोच सकते हैं कि अगले 3 साल में भी हमें बहुत बढ़िया रिटर्न आएगा। तो एटलीस्ट 7 साल का आपको समय रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप मिड कैप जैसा या स्मॉल कैप जैसा इंडेक्स चुन रहे हैं तो एटलीस्ट 10 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। तो नज़रिया छोटा मत रखिए, नज़रिया अपना लंबा रखिए। 7-8 साल का नज़रिया यहाँ पर मिर्जी का मानना है कि आपका होना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न पर आए और उसका भी जिक्र करते हैं कि आखिर में यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले मैम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न हमारे पास आया था कि क्यों ना अगर हमारे पास सटीक इन्फॉर्मेशन हो कि कोई सेक्टर इतने लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो क्यों ना हम 1-2 साल के लिए भी अपना क्या नज़रिया इसमें बना सकते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन कई बार बाज़ार उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है, तो काफ़ी लोगों को नुकसान भी होता है। क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं ऐसे तो किसी को रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये ऐसे कीजिए, क्योंकि आप हेल्थ केयर का ही देख लीजिए। 2020 में बिल्कुल टॉप में था, बट 2021 2022 इट वाज एट द बॉटम। सो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि अगले 2 साल में ये सेक्टर परफॉर्म करेगा ही। बट अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आपको जानकारी है उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, जी। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमें एक टैक्टिकल बेट लगाना है, तो इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आप एग्जिट कब करेंगे। तो आपको एक एग्जिट टाइम फ्रेम, मतलब एक एग्जिट पॉइंट डालना पड़ेगा, विच कुड बी प्लस माइनस
लेट्स से एक्स परसेंटेज जितना भी आप रिटर्न कमाना चाह रहे हैं, बट इसमें आपकी क्लियरली एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसमें आपको मॉनिटर करना पड़ेगा और इसमें आपको टाइम करना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग एक्चुअली ये सब कर पाएंगे, बिल्कुल। इसीलिए मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। मतलब मैं खुद नहीं कर पाऊंगी ये सब, तो बिल्कुल। इसीलिए मैं कभी किसी को ये रेकमेंड नहीं करती हूँ। ठीक। अगला प्रश्न मैम वो ये होगा कि आखिर में किस तरह के इन्वेस्टर को पैसिव फंड में ज़्यादा निवेश करना चाहिए? क्या उस तरह के निवेशकों को जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, या फिर उस तरह के निवेशकों को जो कि एक सेफ रिटर्न चाहते हैं और उनको लगता है कि ठीक है, अगर बाजार बढ़ेगा तो कम से कम, या आईटी इंडेक्स बढ़ेगा या बैंक इंडेक्स बढ़ेगा तो कम से कम उतने फीसद रिटर्न तो हमें मिल ही जाएंगे। तो किस तरह के निवेशकों को पैसिव फंड में निवेश करना चाहिए? उसके लिए कोई क्राइटेरिया है क्या सर? देखिए, सबसे पहले अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स आप जोखिम लेना चाह रहे हैं, तो ये तो पॉइंट नंबर वन हुआ कि आपको मालूम है कि आप रिस्क ले रहे हैं और इसमें नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इंडेक्स फंड में डाल रहे हैं तो आपको कैपिटल नेगेटिव नहीं होगा, राइट? तो सबसे पहले तो जो जोखिम ले सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये एक्टिव फंड में मैं कैसे चूज करूं, लार्ज कैप, मिड कैप, कौन सा फंड हाउस, ये सब आपको बहुत मुश्किल लग रहा है चूज करने के लिए, तो आपके लिए पैसिव फंड बिल्कुल सही तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें निफ्टी 50 का ऑप्शन है आपके पास, निफ्टी मिड कैप 150 का ऑप्शन है, निफ्टी 100, निफ्टी 500। ये अगर आप 3-4 ऑप्शंस ले लें, ये एक्चुअली आपके लिए काफी रहेंगे। इसके बियॉन्ड में आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। अब बिल्कुल हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं और दो महत्वपूर्ण सवाल ही काफ़ी बाकी रह गए हैं। तो तमाम हमारे दर्शकों ने समझ लिया कि पैसिव फंड क्या होते हैं, यहाँ पर अगर क्यों इतना ज़्यादा निवेश बढ़ रहा है, और किस तरह के जो है नज़रिया होना चाहिए पैसिव फंड में निवेश करने को लेकर के। लेकिन मैम यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि सबसे बड़े रिस्क जो हैं पैसिव फंड को लेकर के क्या हैं, और जिसकी वजह से लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो काफ़ी सारी हम लोगों ने की, लेकिन जो बड़े खतरे हैं यहाँ के वो क्या होते हैं जिससे लोगों को अलर्ट रहना चाहिए यहाँ पर? विपुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सब लोग बस इंडेक्स फंड की अच्छाइयां ही बात करते हैं, दूसरी चीजें नहीं देख रहे हैं। तो दो चीजें जो मैं देख रही हूँ, एक तो जो इंडेक्स फंड में रिस्क है वो ये है कि कुछ अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दे माइट बी सर्टन सेक्टर्स विच आर नॉट देयर इन द इंडेक्स, or there might be certain stocks that might not be there in the index because they might be small cap or mid cap in nature, right? So ये थोड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है। अगर आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो फंड मैनेजर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई दी स्टॉक्स, राइट? अच्छा, दूसरी बात ये है कि ज्यादातर मैं देखती हूँ कि लोग बस निफ्टी 50 खरीदते हैं, राइट? और बिल्कुल। ऐसे करते हैं ना कि निफ्टी 50 के 3 फंड आपने खरीद लिए। एक्चुअली उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कि आपने एक फंड खरीदा या आपने 3 फंड खरीदा, उसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? जो ज्यादा जरूरी है वो ये है कि यू हैव टू डाइवर्सिफाई इवन विद इन द इंडाइसेस, राइट? ऐसे नहीं कि आप तीन तीन निफ्टी 50 के फंड लेकर बैठ गए। नहीं, आपको इंडाइसेस में भी आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप बस पैसिव स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, देन यू हैव टू हैव अ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एज वेल इन द पोर्टफोलियो। सो ये दो चीजें मैं देख रही हूँ जो इसके जो इसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, जो पैसिव इन्वेस्टिंग के अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि काफ़ी सारे खतरे हैं यहाँ पर। एक तो ये कि हो सकता है कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो कि आपके इंडेक्स का पार्ट ना हो, बहुत सारे शेयर ऐसे हो सकते हैं आपके इंडेक्स का पार्ट ना हो, और आप उस रैली को मिस कर सकते हैं। जबकि एक्टिव फंड में ये आपके जो फंड मैनेजर हैं, ये उनके विवेक पर है कि वो आपके पैसे को किस तरीके से अलग अलग शेयरों में निवेश कर रहे हैं। हमने हाल फिलहाल की रैली में भी बाजार के अंदर देखा कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के अलग अलग शेयर चलते हुए दिखाई दिए। पूरा सेक्टर नहीं चला लेकिन चुनिंदा शेयर चले। आईटी पूरा पटा लेकिन चुनिंदा शेयर वहाँ पर चले। रेलवे स्टॉक्स में कुछ एक खास शेयर चले। इसलिए उसका फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे अगर आप किसी एक सेक्टर में अपना पूरा पैसा लगा करके बैठे हैं। तो ये बड़ा एक जोखिम यहाँ पर है। अब मैम आखिरी क्या मतलब आखिरी सवाल ही इसे मान लीजिए, लेकिन उसके बाद एक छोटा सवाल और रहेगा कि अगर निवेश कर रहे हैं और एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं,
तो अपने पोर्टफोलियो में पैसिव फंड की कितनी हिस्सेदारी रखें? क्या सारे पैसे पैसिव फंड में ही लगाने चाहिए या फिर पैसिव फंड में एक भी पैसे नहीं लगाने चाहिए? आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करती हैं? या फिर आपको लगता है कि नहीं, अगर 100 रुपये लगाने हैं तो थोड़ा पैसा आप लगा सकते हैं? आप किस तरीके से हमारे दर्शकों को सलाह देंगी इसको लेकर के? देखिए, जो परसेंटेज आपको लगाना है वो आपके रिस्क के हिसाब से है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप उस परसेंटेज के हिसाब से आप डिवाइड कीजिए। बट मैं यही सलाह दूंगी कि हमें कभी भी एक स्ट्रैटेजी की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें हर समय डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगी कि आपके पास एक निफ्टी 50 फंड होना चाहिए। बाकी आई विल से कि जो एक्टिवली मैनेज मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स हैं, इस कैटेगरी में आपको फंड मिल जाएंगे जो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग हु आर कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क। सो मैं ये कहूंगी कि वन पैसिव फंड लाइक अ निफ्टी 50 फंड, an actively managed mid cap fund, actively managed small cap fund. This is all that you actually need in your portfolio. इससे ज्यादा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ये है कि मतलब आपके जो चूंकि बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं इसको, तो आपका ये सजेशन है कि अगर आपने 3 फंड चुनने हैं तो पैसिव फंड सिर्फ एक होना चाहिए और एक्टिव फंड आपके पास 2 होने चाहिए, ये मान के चले 2:1 का रेशियो होना चाहिए? हाँ नहीं, ऐसे मैं बस यही बोल रही हूँ कि आप इन इन 3 फंड्स में एक्चुअली पैसिव के साइड में आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड दैट यू कैन हैव अ निफ्टी 150 मिड कैप फंड। सो अ निफ्टी 50, अ निफ्टी मिड कैप 150, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं बिटवीन एक्टिव फंड की अगर आपको मिड कैप या स्मॉल कैप करना है। ऑफ कोर्स उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें रिस्क ज्यादा रहेगा। बट पैसिव साइड में आई विल से निफ्टी 50 एंड निफ्टी मिड कैप 150। और मैं एक्चुअली कोई रेशियो नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, मतलब मैं बस सजेशन दे रही हूँ कि आप ये 4 कैटेगरीज देख सकते हैं जी। और फिर आप उतना डालिए, मतलब ईच कैटेगरी में आप एलोकेट कीजिए एज पर योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कम रिस्क लेना है देन यू विल एलोकेट मोर टू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड लेस अमाउंट टू एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड। तो वो जो परसेंटेज एलोकेशन है वो तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर के रिस्क के हिसाब से ही होगा। मैम कोई जनरल फार्मूला देना चाहेंगे, क्योंकि शो का नाम फार्मूला गुरु है, कि ज़्यादा पैसे एक्टिव फंड में रखने चाहिए या फिर ज़्यादा पैसे जो है पैसिव फंड में रखने चाहिए? और ख़ास तौर से अगर मान लीजिए कि हमारे जो दर्शक हैं वो 35 से 30 से मान लीजिए कि 45 तक की कैटेगरी या 50 तक की कैटेगरी में हैं, जो अभी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए क्या सही रहेगा कि मतलब कितने ज़्यादा पैसे जो है एक्टिव और पैसिव में रखने चाहिए सामान्य मध्यम वर्ग को? वैसे तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं दे सकती हूँ, बट सिंस आपने पूछा है मैं कहूंगी 50-50% कर दीजिए बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। ठीक। और चलते चलते मैम, आपके पसंदीदा कोई ऐसे पैसिव फंड हैं जो आपको मतलब आपको लगता हो कि नहीं, अगर, क्योंकि बहुत लोगों के ये भी सवाल रहते हैं, सर आपने सारा डिस्कशन किया लेकिन हम पैसिव फंड चुने कैसे, एएमसी कैसे चुने, कौन सी एएमसी बढ़िया है, किस तरह के फंड को चुने? किसी भी एएमसी का मिड कैप या निफ्टी 50 फंड ले लें या किसी खास कंपनी का एएमसी का लेना चाहिए? इस पर भी उत्तर दे दें ताकि हमारी जो 360 डिग्री चर्चा है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए, सबसे पहले जब भी आप इंडेक्स या ईटीएफ फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको ट्रैकिंग एरर देखना पड़ेगा। ट्रैकिंग एरर हर फैक्ट शीट में मौजूद है। तो आप जो म्यूचुअल फंड है, अब जो भी आप म्यूचुअल फंड कंपेयर कर रहे हैं उनकी फैक्ट शीट में आपको ये ट्रैकिंग एरर का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ट्रैकिंग एरर बेसिकली टेल्स यू हाउ ऑप्टिमली द फंड इज इन्वेस्टिंग द मनी, राइट? एंड अगर कम ट्रैकिंग एरर है तो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें मैं लोगों को थोड़ा कॉशन करना चाहूंगी कि ज्यादातर इंडेक्स फंड्स में लोग बस एक्सपेंस रेशियो को लेकर के बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं कि ये फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है तो हम इस फंड में डाल सकते हैं। नहीं, आपको जो नंबर देखना है वो है ट्रैकिंग एरर। जिस फंड का कम ट्रैकिंग एरर है उसको चुनिए। काफी बार ऐसा हो सकता है कि एक फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो सकता है बट ट्रैकिंग एरर ज्यादा है, राइट? बिकॉज the fund is not deploying the money optimally, right? So firstly check this। अब मेरे जो पसंदीदा फंड्स हैं दोनों कैटेगरी में, निफ्टी 50 एंड निफ्टी मिड कैप 150 में, आई लाइक आईसीआईसीआई अलॉट। दोनों कैटेगरीज में मैं देखती हूँ उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और उनका ट्रैकिंग एरर भी कम है। सो आई विल से आईसीआईसीआई निफ्टी 50, आईसीआईसीआई निफ्टी मिड कैप 150 फंड।
मीनू जी, जब भी आप आती हैं बहुत अच्छा लगता है और बातचीत रोकने का मन नहीं करता, लेकिन समय की कमी है और आपकी व्यस्तता भी काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से अब इस चर्चा को समेट रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पैसिव फंड को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन हमारे दर्शकों के मन में रहा होगा वो काफ़ी हद तक स्पष्ट होगा और अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार वो लोग पैसिव फंड में अपना निवेश जो है वो कर सकते हैं और एक्टिव फंड में भी अपना निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए मैम। नमस्ते। तो फिलहाल फॉर्मूला गुरु को अब समेटने का वक्त हो गया है। तो जो मोटी मोटी बातें निकल करके आई वो ये है कि आप बिल्कुल ये ना माने कि आपका जो पैसिव फंड में निवेश है वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये सस्ता ज़रूर है पर पूरी तरीके से अच्छा हो या फिर सुरक्षित हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने पैसों को एक ही जगह पर मत लगाएं। खाली जो है तीन तरह के फंड बताए गए हैं आपको। आप अगर पैसिव फंड में ही लगाना चाह रहे हैं, एक निफ्टी 50, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, ये 3 फंड आप पैसिव फंड में लगा सकते हैं और लंबी अवधि 7 से 8 साल के नज़रिए के साथ आपको बहुत अच्छे रिटर्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक्टिव ट्रेडेड जो फंड है वहाँ पर भी जो है आपका निवेश होना चाहिए। फॉर्मूला गुरु को यही समेट रहे हैं, लेकिन आप तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और अगले हफ्ते फिर आएंगे किसी और मुद्दे के साथ। और ख़ासतौर से शेयर बाज़ार को लेकर के हम खास तौर से अलर्ट रहते हैं और लगातार शेयर बाज़ार पर चर्चा करने के बाद आज हमने बताया आपको कि म्यूचुअल फंड के ज़रिए कैसे निवेश आपका बेहतर हो सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए और लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।